जो प्लांटेशन का मूवमेंट हमारे हनुमान टिकरी पे हमने शुरू किया था, आपको पता है कि वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था। तो वहाँ पे वर्धा के सब लोगों से हमने मूवमेंट की और आज वहाँ पे 25,000 प्लांटेशन पूरा ग्रीन हो चुका है वो। हाँ, आपने फॉर्मली कांग्रेस के पास एमएलए सीट के लिए अप्लाई किया है। सो वही कांग्रेस, जो कांग्रेस का सबसे पहला इलेक्शन वर्धा लोकसभा का लड़ा गया था वो मेरे घर से ही हुआ था। क्या तो हमारी कांग्रेस के साथ ये तीसरी जनरेशन है जो हम लोग कांग्रेस के साथ है। आज आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो जिन्होंने अप्लाई किया उसमें 90% लोगों को पैसे मिलते हैं। ये गवर्नमेंट की ऐसी पहली स्कीम है कि इतनी जल्दी पैसे मिले। नहीं तो हमारे जो फार्मर्स है उनके पीक बीमा के पैसे अभी तक नहीं मिले पिछले साल। हम अभी भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। हालांकि हम स्त्रियों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्टिल वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम मेल प्रीडोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो चर्चा है वर्धा में वो 2-3 नामों की है। एक शेखर जी शेंडे, उसके बाद एक देखा जाता है सुधीर जी पांगुर, और साथ में अभी अभी नए जो कांग्रेस में लेटेस्ट एंट्री हुई है अभ्युदय जी मेघे। तो आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट दी जाए इन सारे कंटेंडर्स में? वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल अनफिल्टर्ड स्टोरीज एंड योर होस्ट पंकज मानेकर इज हियर। आज हमारे साथ वर्धा के बहुत ही प्रख्यात बाल रोग तज्ञ डॉक्टर सचिन पावड़े अवेलेबल है। और सर की पहचान एक्चुअल में अलग अलग डायमेंशंस में है हमारे सिटी में। पहले तो सर हम ये कह सकते हैं कि सबसे फेमस पेडियाट्री है सिटी के। साथ साथ सर ने एक अपनी अलग पहचान वैद्यकीय जनजागृति मंच और जल योद्धा इस नाम से मतलब जनरेट की है। और पिछले 10 सालों से सर ने बहुत सारा वर्क, एक बहुत बड़ी टीम जनरेट करके एक बहुत पॉजिटिव चेंज हमारे टाउन में लाया। पर इस साल सर ने फॉर्मली इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में, मतलब इस बार की महाराष्ट्र विधानसभा के लिए एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए सर ने मैदान में पैर रखा है। और पूरी ताकत से, अपने ताकत से वो अब अपनी जगह निर्माण कर रहे हैं। एक बहुत ही फ्रंट रनिंग कैंडिडेट या कंटेंडर बन के सर उभरे हैं। तो अगले व्यूज हम सीधा डॉक्टर सचिन पावड़े सर से जानेंगे। सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। सर, आपके नाम को हमारे सिटी में इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है। एक बहुत अलग डायमेंशन, एक बहुत अलग चरित्र आपने यहाँ पे जनरेट किया खुद का। मुझे लगता है कि बहुत फॉर्मल क्वेश्चंस और बहुत रेगुलर क्वेश्चंस, शायद क्योंकि आप सर बहुत अप्रोचेबल हो लोगों को, तो लोग ऑलरेडी पूछ लेते हैं आपको, आपके व्यूज पता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल करना चाहूंगा। और बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर। आपने फॉर्मली कांग्रेस के पास आपके मतलब एमएलए सीट के लिए अप्लाई किया है। सो वही कांग्रेस। मैं हिंदी में बोल पाऊँ, बोलना है या मराठी में बोलना? सर, हिंदी इज फाइन। तो मैं 15 साल से समाज सेवा में हूँ, समाज कार्य में हूँ बोल सकता हूँ, और मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जब भी मैंने ये इलेक्शन के बारे में सोचा, और मैंने सोचा कि जब मैं सामाजिक इसमें काम करता हूँ तो मुझे राजकारण में जाना चाहिए, क्योंकि राजकारण वही अच्छे तरह से कर सकता है जिसे समाज कारण अच्छे से पता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इस बार वर्धा विधानसभा में लड़ने वाला हूँ। और कांग्रेस से क्यों, ये जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं जो प्रश्नों के साथ जुड़ा हूँ, पर्टिकुलरली बच्चों के प्रश्न है, वो स्वाभाविक है क्योंकि मैं बाल रोग तज्ञ हूँ। शहर के आरोग्य के प्रश्न है, वैद्यकीय सेवाओं के प्रश्न है, और सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे फार्मर्स का, क्योंकि फार्मर के साथ मैं बहुत सारे माध्यम से जुड़ा हूँ। जब भी वर्धा वासियों को या जिले को पता है कि हम वाटर कप के माध्यम से उनके साथ जुड़े हैं, और अभी फार्मर कप के माध्यम से हम हमारे फार्मर्स की आर्थिक उन्नति कैसी हो सकती है इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें ये ध्यान में आया कि पिछले 5 साल में या 10 साल में भी हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स के बारे में बहुत सारी निराशा है। फार्मर्स को कुछ ज्यादा मिला नहीं है या कुछ मिला ही नहीं है। आज उनके उत्पाद के जो रेट्स है वो 10 साल जितने थे उतने ही आज उनको मिल रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद बहुत सारे खर्चे उनके बढ़ रहे हैं। आप उनके खातों पे, फर्टिलाइजर्स पे जीएसटी लगाते हैं,
तो ऐसे वक्त जो कांग्रेस की विचारसरणी है वो फार्मर्स के लिए सही है, ये मैंने देखा है। और सबसे उससे भी पहले अगर आप जाएंगे तो मेरा नेटिव आरवी है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, मेरी दादी भी फ्रीडम फाइटर थी। और जो कांग्रेस का सबसे पहला इलेक्शन वर्धा लोकसभा का लड़ा गया था वो मेरे घर से ही हुआ था। तो हमारी कांग्रेस के साथ ये तीसरी जनरेशन है जो हम लोग कांग्रेस के साथ है। इसलिए जब मैं मेरा राजकारण में पहला कदम डाल रहा हूँ तो वही विचारसरणी में जाऊं जो मेरे पूर्वजों से मेरे साथ आई है, इसलिए मैंने कांग्रेस से लड़ने से सीट मांगी है। ओके सर, थोड़ा सा ये जो पॉडकास्ट है पहले तो पॉलिटिक्स पे चलने देंगे। आपको क्या लगता है सर, इस विधानसभा के लिए मतलब 2024 के विधानसभा के लिए आपके मेन कंटेंडर्स कौन होंगे? अगर आप कांग्रेस से लड़ते हैं, कांग्रेस से सीट मांगते हैं, तो कांग्रेस में कौन कंटेंडर होंगे और कांग्रेस के बाहर कौन कौन और हो सकते हैं? ये बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन उसको जवाब मैं अब बहुत इजी तरह से आपको देता हूँ कि हर एक जन जो भी ये विधानसभा में इलेक्शन लड़ेगा वो मेरा कंटेंडर रहेगा, वो मेरे लिए मेरा अपोनेंट रहेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, हालांकि मैं एक लोगों से आया हुआ उम्मीदवार हूँ, मैं जो विधानसभा लड़ा रहा हूँ वो लोगों की इच्छा है जो मेरे साथ सामाजिक मूवमेंट में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। उन सभी को ऐसा लगता है कि मैंने ये इस बार इलेक्शन लड़ने चाहिए, तो मैं उनकी उम्मीदवारी हूँ, मेरी पर्सनल उम्मीदवारी नहीं हूँ। तो जो भी मेरे अपोनेंट है वो उन सब के अपोनेंट है जो मुझे खड़ा करने के लिए मेरे पीछे खड़े हैं। और वर्धा की जनता या वर्धा विधानसभा, हमारा ग्रामीण हो शहरी, वो सभी लोग मेरे साथ है जो सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हैं। तो उन सबके जो अपोनेंट है वो सब उनके अपोनेंट रहेंगे, ये पहली बात हो गई। और जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो मैंने कांग्रेस को जो उम्मीदवारी मांगी है, तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को अधिकार है उसमें उम्मीदवारी मांगे। कुछ लोग कांग्रेसी पहले से है, कुछ अभी नए कांग्रेस में आए हुए हैं, और हर एक की मनीषा रहेगी कि मुझे लड़ना है। तो वो तो कहना बड़ा कठिन होगा कि मेरे कंटेंडेंट कौन है या मेरे अपोनेंट कांग्रेस में कौन है। तो जो भी लोगों ने कांग्रेस के लिए फॉर्म भरा है उम्मीदवारी के लिए, अभी कुछ उसका चयन होगा, तो उन सब लोगों ने जो फॉर्म भरा है वो सभी मेरे उसके लिए वो सीट के दावेदार है। मतलब कमिंग स्ट्रेट टू दिस क्वेश्चन सर, मैं समझता हूँ कि आपको डायरेक्टली शायद आप नाम न ले पाए, पर मेरे पास वो लिबर्टी है। तो हम एक जब सिविल सोसाइटी में जाते हैं वर्धा के, तो नॉर्मली कांग्रेस की तरफ से या हम कह सकते हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो चर्चा है वर्धा में, वो 2-3 नामों की है। एक शेखरजी शेंडे जो 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पे, पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। उसके बाद एक देखा जाता है सुधीर जी पांगुर, जो एक उनकी इमेज बहुत अच्छी है वैसे सिटी में, उनकी एक चर्चा हो रही है कि उन्होंने भी दावेदारी पेश की है। और साथ में अभी-अभी नए जो कांग्रेस में लेटेस्ट एंट्री हुई है अभ्युदय जी मेघे। तो आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट दी जाए इन सारे कंटेंडर्स में? मैं पहले ही बताया कि मेरी तीसरी जनरेशन कांग्रेस में, हालांकि मैं सक्रिय रूप से कांग्रेस में नहीं। मतलब इन द कंपैरिजन ऑफ ऑल दिस थ्री, व्हाई यू आर द फ्रंट रनर? अभी जो भी कंटेंडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है ये सीट के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं 15 साल से समाज सेवा में हूँ तो मुझे बहुत सारे समाज के प्रश्न पता है, और मैंने उनको बहुत सारी मेरे तरफ से उसको आंसर देने का या छुड़ाने का प्रयास भी किया है। उसमें आप पर्यावरण हो या जल की प्रॉब्लम हो। और मैं फार्मर कप और वाटर कप के माध्यम से आखिरी के उस आदमी से जुड़ा हूँ जिसको क्या चाहिए, उसे क्या नहीं चाहिए, वो मेरे को अच्छी तरह से पता है। और मेरे को लगता है ये जो मेरे मेरिट पॉइंट्स है उसके ऊपर कांग्रेस विचार करेगी और मुझे ही उम्मीदवारी देगी। सर, आप जवाब बहुत सुलझा हुआ देते हैं, हम कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन पे मतलब पूछने की कोशिश करें। एंड एक जैसे अगर हम अपोजिशन में देखें तो ऑलमोस्ट एक क्लियर होता हुआ दिखता है, या अभी एटलीस्ट पब्लिक में ऐसा परसेप्शन है कि जो आपके अगेंस्ट मतलब हम कह सकते हैं कि महायुति की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे, डॉक्टर पंकज भोयर जो 2 बार पहले से एमएलए रह चुके हैं, अगर उनकी और आपकी सीधी फाइट होती है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पब्लिक ने आपको चूज करना चाहिए? मैंने पहले ही बताया
कि मैं हर एक उस आदमी से जुड़ा हूँ, आखिरी के आदमी से जुड़ा हूँ, जिसे बहुत सारी सुविधा नहीं मिली पिछले 10 साल में। हमने सबसे पहले फार्मर्स की बात की। फार्मर्स बहुत नाराज है, उसका रिजल्ट आपने लोकसभा में देख ही लिया है। उसके साथ ही गांव में जो भी काम हुए हैं, विकास हुए हैं, उसके लिए भी बहुत सारे लोग नाराज हैं, वो आपको जाहिर दिख रहा है। और एक लोक प्रतिनिधि के माध्यम से गांव के ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, पानी के प्रश्न हैं, गांव के पर्यावरण के प्रश्न हैं, गांव के आरोग्य के प्रश्न हैं, अपने यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हैं, जो लोग जिन जिन प्रश्नों को रोजगार जो हमारे युवकों को मिलना चाहिए था, हम पिछले 10 साल में देख सकते हैं। आप ही बता सकते हैं कितने लोगों को नए रोजगार मिले हैं, कितनी नई इंडस्ट्रीज वर्धा में आई हैं। हमारा पानी का प्रश्न है, जो हम पानी पीते हैं सही में वो अच्छा है या पोर्टेबल वाटर है या नहीं, हम लोग इस बारे में कभी कभी सोचते भी नहीं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे नल में पानी आ रहा है, बस ठीक है, लेकिन सही में वो पानी पीने लायक शायद हमें आदत हो गई कि बेसिक मिनिमम पे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, या हम उस चीज को उतनी महत्व देते ही नहीं। हम कोई विकास अगर सोचते हैं तो हम रोड, लाइट, नाली, हमारे हुए नई नई बिल्डिंग, इसके ऊपर ही हम विकास की परिभाषा करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप एक आधे मतदार संघ का लोक प्रतिनिधि जब चुनते हैं, तो उसके काम क्या है ये भी आपको सामान्य नागरिक या वोटर करके पता रहने चाहिए। कि उस आपके विधानसभा क्षेत्र की आरोग्य सुविधाएं क्या है, उसका वाटर सप्लाई कैसे आ रहा है, वहाँ के रोजगार युवकों को कितने रोजगार मिल रहे हैं, वहाँ क्राइम का रेट कितना है, लीगल प्रोसीजर कैसी फॉलो हो रही है, महिलाओं के प्रश्न कितने अच्छी तरह से सुलझाए जा रहे हैं। इन चीजों को आप एक आमदार के माध्यम से देखना चाहिए वोटर्स ने। और मेरे को लगता कि उसके लिए मैं जो काम सामाजिक माध्यम से पिछले 15 साल में कर रहा हूँ, तो उन प्रश्नों को मुझे अच्छी तरह से पता है। पानी का आप जब बोलते हैं तो वाटर लेवल बढ़ाने में जो मूवमेंट अपने वर्धा में चालू की थी, वो मेरी अकेले की मूवमेंट नहीं थी। लोग उसके साथ जुड़े और उसके रिजल्ट हम सब लोग देख रहे हैं। पर्यावरण के बारे में जब हम सोचते हैं कि हम 5 लोगों ने मूवमेंट शुरू की थी, लेकिन पूरे वर्धा ने उसको सर पे ले लिया, और आज वर्धा महाराष्ट्र का सबसे पहला ऑक्सीजन पार्क वर्धा से गया। वो संकल्पना ही वर्धा में तैयार हुई। और वर्धा हम सबको पता है कि क्रांति का जिला है, कि आजादी की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। मेरे को लगता है एक नए सिरे की शुरुआत, एक नए प्रकार की उम्मीदवारी जो सार्वभौम हो, जिसमें लोगों के सभी प्रश्न आकलित किए जाए और उसको सही समाधान देने की कोशिश की जाए, ऐसे एक उम्मीदवारी हम वर्धा विधानसभा मतदार संघ से तैयार करेंगे। और उम्मीदवारी ऐसी होगी कि हमारे जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र भर फॉलो है, हमारा भूजल मॉइस्ट सॉइल का जो प्रकल्प हमने वर्धा से चालू किया, आज महाराष्ट्र नहीं पूरा भारत उसे फॉलो करता है। हमारा ऑक्सीजन पार्क का पूरा जो प्रोजेक्ट था, वो पूरा महाराष्ट्र आज फॉलो कर रहा है। आगे जाके भारत, इंडिया भी उसे फॉलो करेगा। और वही मुझे लगता है कि मेरी उम्मीदवारी के माध्यम से जो लोगों ने लोगों के लिए बनाई हुई उम्मीदवारी है, लोगों के प्रश्न किस तरह से छुड़ाए जा सकते हैं या जुड़ाए जाने की हम कोशिश करेंगे, ऐसी प्रकार की एक नई उम्मीदवारी हम यहाँ से तैयार करेंगे। और एक उदाहरण बनेगी वो पूरे महाराष्ट्र के लिए, कि आगे जाके महाराष्ट्र भी उसे फॉलो करेगा। राइट, वेरी ट्रू सर। सर ऐसा मानते हैं कि यू बिकम एमएलए, मतलब वी हैव ऑल द विशेस विद यू। थैंक यू। आप पहले 5 चेंजेस क्या देखेंगे? सबसे पहले तो आपने मुझे यू बिकम एमएलए करके जो थोड़ा सा सपने में एमएलए बना दिया, उसके लिए आपको फिर से शुक्रगुजार हूँ। मैं जो पहले ही बताया कि जो मेरे 5 उद्देश्य वही है। सबसे पहले कि हमारे फार्मर्स को उनके जो भी प्रॉब्लम है, उनके लोन के प्रॉब्लम है, अपना जिला अपने लिए शोकांतिका है कि अपन आत्महत्याग्रस्त जिले में रहते हैं, हमें लगा हुआ डाग है वो। उनके जो भी उपज है उसको सही दाम नहीं मिल रहा, उसके लिए कोई ठोस काम भी नहीं किए जा रहा है। सब इलेक्शन आए तो उनको कुछ तो भी हम अनुदान देते हैं और फिर 5 साल उन्हें छोड़ देते हैं। उसको सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि मुझे उनके प्रश्न फार्मर कप के माध्यम से मालूम है। और आज गवर्नमेंट उनको रेट नहीं दे रही, लेकिन हम उनकी उत्पाद की कीमत कैसे कम करें, उनकी लागत कैसे कम करें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और उसमें बहुत इसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो आई नो दैट प्रॉब्लम, हाउ टू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो सबसे पहले मैं लूंगा। दूसरा प्रश्न मैंने आपको जो पानी का बोला था कि हम देखते हैं कि हर बार बारिश आई तो वर्धा में लूज मोशन की साथ आती है, और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि बारिश आई तो बच्चों को लूज मोशन होना है। ये चीजें आप मुंबई में नहीं देखते। आज इतना बड़ा करोड़ों लोगों का शहर है, वहां पे भी बारिश होती है,
लेकिन वहां पे कभी पानी पिए और बच्चों को लूज मोशन शुरू हो गया ऐसा नहीं होता। Right. और वहां पे भी कोई सबके घर में फिल्टर नहीं लगे और कोई उबाल के पानी सभी नहीं पीते। नहीं तो आप देखते थे कि बंबई में तो एक आधी झोपड़पट्टी में महामारी आती थी। राइट। लेकिन हमारे वर्धा जैसे छोटे से शहर में आप देखो बारिश आ गई कि बच्चों को लूज मोशन शुरू होते हैं। हम बताते हैं माताओं को क्योंकि उबाल के पानी पिलाओ। ये नौबत क्यों आती है? ये हमारा मूलभूत अधिकार है कि हमें पानी स्वच्छ मिलना चाहिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के मुताबिक हो, वो उसके लिए मैं सबसे पहले काम करूंगा। तीसरा जो मेरा उद्देश्य है कि जो हमारे युवा है, आप देख रहे हैं कि बेकारी, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 50% युवा है और उसमें 70% को काम नहीं है। तो सबसे पहले कुछ नए रोजगार निर्मित करना, हमारे MIDC में जो कुछ फैक्ट्रीज बंद है उनको हम कम शुरू कर सकते हैं क्या, वो देखना। उसके साथ ही गांव में जो हमारे महिला बचत गट है उनके माध्यम से गांव में ही रोजगार निर्मित करना। महिला बचत गट के जो प्रोडक्ट है, जो हम देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बन के रह गए, उनको मार्केट मिलता नहीं। राइट। उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, उनको मार्केट उपलब्ध कर दे सकते हैं क्या, वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनली, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी यूनिक चीजें हैं वर्धा जिले की कि हम अगर उनको अच्छी तरह से बनाएं तो हम उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे भी बेच सकते हैं। महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, जो मैं दैनंदिन इसमें देखता हूँ। उसके बाद का जो प्रॉब्लम आता है कि आरोग्य सुविधाएं। आज हमारे वर्धा का जो वर्धा जिला अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन हमारे 2 मेडिकल कॉलेजेस आजू बाजू में अटैच होने की वजह से हमारे बहुत सारे पेशेंट वहां से डायरेक्टली रेफर किए जाते हैं। राइट। तो हमारे वर्धा के सिविल हॉस्पिटल में अच्छी वैद्यकीय सेवा हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे जाने वाला क्लास एकदम गरीब है। कभी कभी वो सेवाग्राम सावंकी भी जा नहीं पाता है। और आप वही देखते हैं कि आज हमारा चंद्रपुर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो गया। राइट। अब अकोला का सिविल हॉस्पिटल अच्छी तरह से चल रहा है, यवतमाल का सिविल हॉस्पिटल अच्छी तरह से चल रहा है, तो हमारा भी सिविल हॉस्पिटल क्यों रेफरल सेंटर बन के रह गया है? हम उसको भी अच्छी तरह से चला सकते हैं। और उसका मेरे पास एक एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि कोविड में आपको पता है कि हमारा जब सेवाग्राम और सावंगी फुल हो गया था और सिविल हॉस्पिटल में हमको कोविड चालू करना पड़ा था, तो वहां पे शॉर्ट ऑफ हैंड्स थे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्धा और मैं, हमने मिलके जिलाधिकारी के साथ मिलके वो हॉस्पिटल 2 महीने चलाया था। और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो हम उसको भी अच्छी तरह से चला सकते हैं। वो मेरी ये चीजें प्राधान्य से मैं लूंगा। उसके साथ ही हमारे PSCs में, हमारे सब सेंटर में, हमारे जो ग्रामीण जनता को जो भी वैद्यकीय सेवा दी जाती है वो कितनी अच्छी तरह से दे जाए, कितनी क्वालिटी सर्विसेज दे जाए, वो भी मेरा एक विजन है। और उसके साथ ही हमने कुछ देखा है कि आपने कुछ दिनों पहले जो अपने यहाँ पे मेडिसिन मिली थी, जो उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था कि वो मेडिसिन में मेडिसिन ही नहीं थी। एजिथ्रोमाइसिन नाम के ड्रग में एजिथ्रोमाइसिन ही नहीं था, डुप्लीकेट मेडिसिन थी, या उसमें मेडिसिन ही नहीं थी। अच्छा। और उसको कुछ हुआ ही नहीं, उसके ऊपर कोई बोला ही नहीं। वो कितना बड़ी गुनाह है। और वो 2 साल पहले लिया हुआ सैंपल था, 1 या 2 साल पहले, अभी पॉजिटिव आया कि उसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब 1.5-2 साल से लोग वही मेडिसिन खा रहे हैं कि वो चूना है या उसमें कुछ है या सिर्फ बेस है, ये पता नहीं मेरे को। लेकिन इतना गंभीर विषय था वो गंभीर विषय होना चाहिए था, उसको किसी ने गंभीर विषय बनाया नहीं ना। किसी नहीं, कितनी बड़ी समस्या ने भी उसे जो पद सिर्फ पेपर में आया, इधर हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ, उसको शासन ने क्या किया? उसने वो जो अपने आरोग्य के मिनिस्टर है, अपने हेल्थ, उन्होंने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? और जिन लोगों ने वो मेडिसिन खाई है उनको भी क्या हुआ? ये भी सोचने की बहुत सेंसिटिव बात है, इसको कोई सोचता नहीं। तो मेरे को लगता है ये चीजें एज अ डॉक्टर मेरे को बहुत सारी ये भी चीजें पता है, तो इन चीजों को मैं प्राधान्य दूंगा कि उनके साथ मैं जस्टिस कर सकूं। राइट सर, ये आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान में जाता है, जो भी आपके विजन है, और दिस इज अ ग्रेट विजन ट्रूली। शायद इन्हीं एक्चुअल बेस्ड चीजों पे काम करने की जरूरत है। पर इसमें और थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करता हूँ। पहले 5 कॉस्मेटिक चेंजेस आप कहलाएंगे, मतलब एकदम इंस्टेंट लाने। जैसे मैं अगर फर्स्ट डे MLA बनता हूँ तो पहले 5 दिन में मैं क्या करना चाहूंगा? सबसे पहले मैं जितने भी ग्रामीण एरिया में हमारे स्कूलें हैं उनको विजिट करूंगा। क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की स्कूलें हैं वो एज गुड एज खंडहर बन गई है। राइट। वहां पे कुछ भी नहीं है, कहीं बच्चों को बैठने को बेंचेस अच्छे नहीं है, पंखे नहीं है। मैं रोज जब ग्रामीण आरोग्य के माध्यम से कैंप लेता हूँ, कभी कभी कैंप स्कूलों में भी लेना पड़ता है, भयंकर दिक्कत है वहाँ।
बच्चों के लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं है, कहीं 5 क्लासेस है और 3 टीचर्स है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले प्राधान्य दूंगा। दूसरी चीज जो आपने बोली है कि सेकंड में क्या करूंगा, तो सबसे पहले जहाँ पे भी अपने यहाँ पे रोड के साइड में जो गट्टू लगे हैं या जहाँ पे नालियों के प्रॉब्लम प्रलंबित है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत जगह जो हमारी भुयारी गटार योजना जो ऐसा लगता है कि अभी फेल हो गई, उसकी वजह से गांव में कई जगह पे पानी जमा हुआ है। और आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में अपने यहाँ बहुत सारे डेंगू के रुग्ण थे। राइट, बहुत और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू। तो वो बहुत इजी चीज है, जल्दी कर सकते हैं कि जहाँ पे भी पानी जमा है उसको कम से कम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, तो अभी मालूम नहीं शुरू होगी कि नहीं उसका क्या है, लेकिन एटलीस्ट कहीं पानी जमा न होने देंगे, उसके लिए मैं काम करूंगा। गांव में बहुत सारा प्लांटेशन हुआ है, और लेकिन प्लांटेशन के आजू बाजू में जो अपने झाड़ है उनको गट्टू लगा के पूरा पैक कर रखा है, तो वो पेड़ भी कुछ सालों में उनकी भी हालत बहुत खराब होने वाली है। तो उसके पहले सबसे पहले उनको निकाल के वहां से हमको झाड़ों को थोड़ा सा सांस लेने के लिए जगह देनी पड़ेगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने बोली थी कि सिविल हॉस्पिटल का अपलिफ्टमेंट, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे डॉक्टर्स भी है, तो उसको एक सामान्य रेफरल सेंटर न रहते हुए वहां पे भी अच्छी तरह से अच्छी आरोग्य सेवाएं हम लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और जो पांचवा है कि मैं जो पानी के बारे में बोला था कि अभी तो डैम से डायरेक्टली पानी इतनी जल्दी नहीं ला सकते, लेकिन एटलीस्ट जो पानी हमारे दोनों जो सेंटर्स है, हमारे वर्धा शहर और आजू बाजू की ग्राम पंचायतों को पानी सप्लाई करता है, वहां पे तुरंत पानी की जांच करा के उसको कैसे सुधार किया जा सकता है, उसके लिए मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा। मैं व्यूअर्स को इन सर ने जो पॉइंट्स मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहूंगा। बस 2 पॉइंट्स थे, थोड़ा सा उसमें एक एलोंगेट करना चाहता हूँ विजन को। जैसे पेड़ों के आजू बाजू में जो गट्टू लगे हैं, जो बड़े बड़े पेड़ है रास्ते के किनारे पे, उसमें से तो बहुत सारे काट दिए गए और जो बचे हैं वो सर के मूवमेंट की वजह से ही बचे हैं। पर इस बारे में कुछ चीज वर्धा वालों की मूवमेंट की वजह से। ओके, द इनिशिएटिव मैं कोई चीज का कुछ श्रेय नहीं लेना चाहूंगा, ये कॉमन मूवमेंट है जो वर्धा लोग, बट एक बड़ा योगदान आपका उस मूवमेंट में रहा। ये जो बड़े पेड़ होते हैं उनके आजू बाजू में जो छोटी रूट्स होती है, वो एक्चुअल में बहुत जरूरी है कि वह पेड़ जिंदा रह पाए। अगर हम पेड़ के तने से लग के पूरा सीमेंटिंग कर देंगे तो वो छोटी रूट्स डाई डाउन हो जाएगी और चाहे पेड़ कितना भी बड़ा हो वो 2 से 3 साल में सूख जाएगा। तो इतना अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि जब भी हम गट्टू लगाते हैं, सीमेंटिंग करते हैं, तो कुछ पोर्शन आपको एरिएशन के लिए छोड़ देना होगा। एक ये भाग। दूसरा भाग, आप जान के बहुत हैरान होंगे कि वर्धा शहर में आज भी जहां से पानी का सप्लाई होता है उसके लिए एक डेडिकेटेड पाइपलाइन नहीं है, और एक मुझे लगता है ऑलमोस्ट नाले से सर वो पानी बह के आता है। ऐसा है कि जो पानी वर्धा शहर जो है पानी डैम से नहीं लेता, वो लिफ्ट करता है। एक येड़ाकेड़ी में लिफ्टिंग स्टेशन है और एक हमारे पवनार में लिफ्टिंग स्टेशन है। और वहां पे भी जो भी चेक डैम है पानी जमा करने के लिए, वहां का पानी जब खत्म हो जाता है तो महाकाली डैम से पानी छोड़ा जाता है, और वो पानी जब तक वहां आता, उसके पूरा जो पहले 8-10 गांव है, उस गांव का पूरा वेस्ट लेके वो पानी वहां पे आता है। तो आप अगर वो नदियों वो उसके नदी के से जाएंगे तो हर गांव का पूरा अनट्रीटेड वेस्ट, ह्यूमन एक्सीटा से लेके एवरीथिंग पानी में जा रहा है। वो हम वहां से लिफ्टिंग स्टेशन से उठाते हैं, हमारे टेकड़ी पे लेते हैं, वहां पे उसको डिसिल्टेशन करते हैं, ओजोनाइजेशन करते हैं और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के लोगों को देते हैं। ओके। वो पानी का केमिकल एनालिसिस हमने किया है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो होना जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ आपके एक्यूट आरोग्य के लिए ही नहीं, वोमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया, हेपेटाइटिस, इन्फेक्टिव डिसीजेस के भी लिए नहीं, लेकिन गांव का जो वेस्ट जाता है उसमें बहुत सारा आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, बहुत सारी चीजें है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, एनिमल का एक्सक्रीटा है। ये चीजें आपकी जिंदगी को लॉन्ग टर्म के लिए भी खराब कर सकती है। कैंसर जैसी बीमारियां भी उससे होती है। तो हालांकि अभी डायरेक्टली महाकाली से डैम पानी लाके अपन वर्धा में नहीं ला सकते अभी, लॉन्ग टर्म में तो वो करना ही है, लेकिन बावजूद उसके अभी जो भी अवेलेबल सिस्टम अपने पास है, वहां से हम कितना अच्छा और क्लीन वाटर लोगों को दे सकते हैं, ये चीज होना बहुत जरूरी है। राइट। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स है व्यूअर्स जो शायद हमारे टाउन को पता नहीं है, बट सर एक सच में एक विजन लेके चल रहे हैं और उसे वो मतलब 100% उसके साथ जस्टिस करेंगे, हम ये कामना करते हैं। सर थोड़े से और टफर क्वेश्चंस में जाते हैं। अगर हम करंट
गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहे तो आपको कौन से 2-3 चीजें अच्छी ये गवर्नमेंट अच्छा करते हुए दिखती है? बड़ा कठिन सवाल है क्योंकि मुझे लगता नहीं ऐसा बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन बुराई में भी कुछ अच्छा ही हम निकाल सकते हैं। उसमें हम देखते हैं कि वर्धा शहर में बहुत सारे सौंदर्यीकरण के काम हुए हैं। कि आप देखेंगे कि कहीं फव्वारे लग गए, हाँ। सब दिख रहा है बहुत सारे। कहीं पे प्लांटेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। हमारे चौक में गांधी जी के अच्छे-अच्छे महात्मा जी के स्टैचू बन गए हैं, जो हम हमारे कलेक्टर ऑफिस के गांधी चौक में देखते हैं। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चौक में जो बाबा साहेब आंबेडकर का जो मिठाचा सत्याग्रह आपण त्याला म्हणतो, सॉरी गोड्या पाण्याचा सत्याग्रह जो झाला होता, त्याची सुद्धा तिथे अच्छी इमेज वहाँ पे बनाई है। लेकिन ये चीजें बनी है, लेकिन वो मेंटेन्ड ही नहीं है। आज हम देखते हैं कि चीजें बनी है, लेकिन उसकी गरिमा तभी हो जब लोग उसको मेंटेन रखें। नहीं तो महज देखने की चीजें बन जाती है। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए इन महापुरुषों से, महात्मा गांधी जी हो, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हो, इनकी छवियां जब हम बनाते हैं तो उनसे हमने चीजें भी सीखने भी चाहिए। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि ये चीजें मैं इसलिए अच्छी बोल रहा हूँ क्योंकि इन वो महान लोग वहाँ है, लेकिन अगर हम उन्हें मेंटेन ही नहीं करते हैं तो फिर इन चीजों को कोई मतलब नहीं है। राइट। सर, कौन सी गलतियां आपको दिखती है कि हम पहले तो मैं 2 एस्पेक्ट में जाऊंगा कि करंट गवर्नमेंट ने की है पॉलिसी वाइज। पहले इसी को एड्रेस कर लेते हैं सर कि पॉलिसी वाइज आज के महायुति गवर्नमेंट ने 2.5 साल में कौन सी मेजर गलतियां की है। जो नहीं किया उसे सर बाद में डिस्कस करेंगे, जो करना चाहिए था, पर गलतियां क्या है उनकी पॉलिसीज में। सबसे पहले तो मैं सिस्टम के बाहर का आदमी हूँ, जो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और कोई गलतियां हम जब भी निकाल सकते हैं जब हम सिस्टम का पार्ट हो। तो ये मेरे लिए गलत होगा कि मैं किसी को गलत बोलूं। अच्छा। अगर मैं वो काम करता हूँ, 5 साल मैं सिस्टम में रहता हूँ, तो मुझे गलत सही बोलने का हक रहेगा। तो भी जब मैं एक सामाजिक आदमी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप मुझे कंटेस्टेंट करके भूल जाइए। राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो चीजें हमारे फार्मर्स के लिए होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आप भी उसको ये नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो विकास हमारे गांव में हुआ है, आप हम गांव की बात में करेंगे। आप सिस्टम के बारे में बोल रहे थे या हायरार्ची के बारे में बोल रहे थे? कंप्लीट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में। तो पिछले 5 साल में जो टर्मोइल हमने देखा है, पॉलिटिकल टर्मोइल हो, जो हमने कभी देखा नहीं। आज लोगों ने जिनके अगेंस्ट में चुन के दिया था, जो विचारधारा के अगेंस्ट में चुन के दिया था, उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट बिठाने के लिए अलग अलग विरुद्ध विचारधारा एक बार शायद सर ये चीज दोनों तरफ से हुई। दोनों तरफ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं अभी सिस्टम के बाहर से बोल रहा हूँ, एक सामान्य नागरिक करके आपको बोल रहा हूँ। मैं कोई कांग्रेस का उम्मीदवार करके नहीं बोल रहा हूँ। वो मुझे बोलने का तब अधिकार होगा जब कांग्रेस मुझे उम्मीदवारी देगी, मैं लड़ूंगा, जीत के आऊंगा, देन यू कैन आस्क मी एवरी क्वेश्चन एंड आई विल बी एबल टू आंसर। राइट। और आई विल बी लायबल टू आंसर। तो अभी मैं वो नहीं हूँ, मैं एक सामान्य जनता का प्रतिनिधि हूँ। राइट। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा कि अभी जो लाड़की बहना नाम का जो गवर्नमेंट का आया है, अच्छी चीज है, अच्छी बात है। हमारे महिलाओं को उसका फायदा हो रहा है। कोई भी गरीब महिलाओं को 1,500-2 हजार अगर मिल जाते हैं तो दैट इज गुड। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि हमारी बहुत सारी आशा वर्कर्स है, हमारी आंगनवाड़ी सेविका है, इतने दिनों से उनका आंदोलन चालू है, वो एक्चुअली वर्किंग है, काम कर रही है। आज हमारी रूरल हेल्थ सिस्टम उनके भरोसे पे है, या वो उनके बहुत बड़ा बेस है। उनको आप बिल्कुल गंभीरता से लेते नहीं है। उनके आंदोलन होते रहते हैं, वो जाते हैं सम पे, फिर से आ जाते हैं। यही ठीक है। उसके बावजूद भी हमारी बहनों को हम जब पैसे देते हैं तो उनके देने के भी बहुत सारे मार्ग हैं। अगर हमको उनको लाडली बनाना है तो हम जिस दिन चुन के आए और हमारे आन में गवर्नमेंट आई, उसी दिन से हम उनको लाडली बना सकते थे। ये इलेक्शन के वक्त अगर किसी को लाडली बनाते हैं तो सही उस तरफ लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा। वो आपकी 5 साल की लाडली है या 6 महीने की लाडली है, ये भी उद्देश्य बड़ा होगा। और अगर ये पैसे देने ही है, अच्छी बात है, तो उनको बच्चों के भविष्य के लिए, उनके बुक्स खरीदने के लिए, उनके आगे की कुछ और सारी चीजें रहती है, उसके माध्यम से भी हम दे सकते थे। एकदम से इलेक्शन के पहले कोई भी अगर गवर्नमेंट महिलाओं के अकाउंट में लाडली बहना बोल के 3-3 हजार रुपए डालते हैं, वो महिला के लिए सही में अच्छी बात है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के उद्देश्य अच्छे नहीं लगते।
क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है और वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होना चाहिए। सर एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन इस पे आने वाला था। आई वाज वेरी क्यूरियस टू आस्क दिस क्वेश्चन। शायद आपने उसमें से पार्शियल जवाब दिया है, बट मेरी क्यूरियोसिटी मैं पूछ ही लेता हूँ। सर ये जब हम देखते हैं फ्री फंड में पैसे बांटना या फ्री फंड में चाहे सर दोनों तरफ से हो, कभी राहुल गांधी ने कहा कि हम महीने का 8,500 रुपया आपको देंगे, एक लोकसभा में प्रॉमिस था, और कभी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, एनडीए गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, वो अब 1,500 रुपये महीना दे रही है। सर ये फ्री में बांटने का जो कल्चर है, रेवड़ी कल्चर, आप इसे कितना पॉजिटिवली देखते हैं सच में? नहीं, ये बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं है, मैं पॉजिटिवली नहीं देखूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ठीक है, एक ऐसा क्लास है बहुत ही गरीब है, उनके लिए 1,500, 2,500 रुपए बहुत मायने रखते हैं, उनको मिलते हैं। तो उस क्लास को मिलना वही सिस्टम, पार्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है। आज आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो जिन्होंने अप्लाई किया उसमें 90% लोगों को पैसे मिल गए। ये गवर्नमेंट की ऐसी पहली स्कीम है कि इतनी जल्दी पैसे मिले। नहीं तो हमारे जो फार्मर्स है उनके पीक बीमा के पैसे अभी तक नहीं मिले पिछले साल। ये कितनी बड़ी दुरावस्था है। आप देखिए कि जिनका सही में नुकसान हुआ है, यू आर एक्सेप्टेड कि हमारे फार्मर का नुकसान है, तो ही आप उनको पीक बीमा देंगे। उनको अभी तक पैसे नहीं मिले। हमारे पीक बीमा कितने दिन हो गए, लोगों के 95 भी हो गए, उनको तो अभी पैसे मिलने के आसार ही नहीं है। और ये जो योजना है 1 महीना पहले आती है, उसका अभी रजिस्ट्रेशन भी आपने पूरा नहीं हुआ, 31 अगस्त आपने रजिस्ट्रेशन की दी है, तो उसके पहले पैसे भी आ जाते हैं। फ्री का पैसा है ऐसा नहीं बोल सकते, हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, गरीबों पे खर्चा होना चाहिए। मिडिल क्लास को सर, मतलब एक मिडिल क्लास जो सच में भर रहा है इसमें, सब में जो भार उठा रहा है, दे फील चीटेड समवेयर के हम जब लोग काम कर रहे हैं तो वो पैसा फ्री में क्यों बांटा जा रहा है? सही बात, एक सामान्य नागरिक करके ये सोचना ही चाहिए। एवरी टैक्स पेयर शुड थिंक ऑफ इट। लेकिन कोई टैक्स पेयर को इतना बुरा नहीं लगेगा अगर उसका पैसा सही में गरजू आदमी के हाथ में जाएगा। आज तुमको आप सरसकट दे रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया तो उसका भी नाराजगी उसको होनी है, क्योंकि उसका भी पैसा उसने कमाया है, फ्री में उसको भी मिला नहीं है, तो ये स्वाभाविक है, होना ही है। फिर उसमें कोई भी रहो। ये पैसे बांटने का सर आपके विजन में क्या कोई और तरीका, मतलब जैसे कोई काम करवा के, कोई और कुछ करवा के? मैं वही बोला कि अभी इसमें से बहुत सारी महिलाएं जो हमारी आंगनवाड़ी सेविका है, जो आशा वर्कर्स है, जो काम कर रही है, तो आप उनको उनका मानधन बढ़ा के दे सकते थे। वो भी उसमें का ही पार्ट है, लेकिन उनको मिलेगा नहीं ये पैसा, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं। इस माध्यम से आप इतने पैसे उन महिलाओं के नाम से फिक्स भी कर सकते थे, जो आज गवर्नमेंट को इतना बड़ा पैसा जमा करने में दिक्कत हो ही रही होगी। इतना इजी नहीं है इतना बड़ा पैसा जमा करना। फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कीम से पैसे वापस लिया होगा, कोई डेवलपमेंट का फंड रिटर्न आया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन आया ही होगा, क्योंकि पैसे तो कोई तैयार नहीं हुए, कहीं ना कोई स्कीम से उठाए होंगे। ये कोई प्रस्तावित भी नहीं था, ये अभी टाइम पे आई हुई स्कीम है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं से पैसा आया है, तो वो जो जिसके लिए लगा था वो हैम्पर हुई है। तो ये पैसा उनको डायरेक्टली जो दिया, उसके जगह उनके नाम से अगर फिक्स किया जाता था, उसका ब्याज उनको दिया जाता था, या फिर उनको ये कहा जाता था कि ये 10-15 साल के बाद मैच्योर होके आपको इतना मिलेगा, तो नेचुरली आज गवर्नमेंट के पास वैसा ही पैसा रहता था, बैंकों में पैसा रहता था, और आपको जो उनको सेटिस्फाई करना है तो वो भी हो जाता था, उनको पता रहता था। आज अगर एक आधी महिला उनके महीने के खर्च से 500 रुपए सेव कर रही है, वो ठहरा कि मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैं 500 रुपए सेव करूंगी, तो वो क्या करती, वो सेव नहीं करती थी, वो 500 रुपए यूटिलाइज करती थी, और ये गवर्नमेंट का 1,500 वुड हैव बीन सेव्ड इन हर अकाउंट, वो भी नहीं निकाल सकती थी। और उसको पता था कि मैं, मेरे बच्चे जब 18 साल की होंगी, एजुकेशन के लिए मैं 500 जमा करूं, मेरे को आज उसकी गरज नहीं है, क्योंकि आज मेरे को ये गवर्नमेंट 1,500 रुपीज पर मंथ दे रही है, जो मेरे बच्चे के लिए काम में आएगी। तो इट वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन इन माय व्यू। दिस वुड हैव बीन अ मैच्योर्ड ऑप्शन। यस, डेफिनेटली। सर लोकली यहाँ के हम कह सकते हैं, कई बार, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है सर, शायद कंट्रोवर्शियल व्यू है, पर हमारे वर्धा को एक दमदार, अपना प्रखर आवाज उठाने वाला नेता जो फोकस में है, जैसे हम देखते हैं कई बार अमरावती जिले को यशोमती ठाकुर जी मिली, बच्चू कडू मिले, जिनका मतलब पहचान बन गया पूरा महाराष्ट्र में, वैसा एक आवाज उठाने वाला वर्धा में लड़ने वाला नेता शायद हमें अब तक प्राप्त नहीं हुआ। कभी लोग कहते हैं कि प्रमोद बाबू शेंडे वैसे थे, शायद मैं नहीं था उस वक्त, मैंने नहीं देखा। सर
आप थोड़ा सा इस पॉलिटिकल सर्कल में एक्टिवेट हुए हो अभी अभी, तो आपको क्या लगता है सच में ऐसा एकदम प्रखर आवाज करने से काम बन जाते हैं या साइलेंटली किया जा सकते हैं? देखिए, आप जभी भी विधानसभा में या लोकसभा में प्रश्नोत्तर का काल चलता है, हुँ। तो प्रश्न वही डिस्कस होते हैं जो अभ्यासपूर्ण रखे जाते हैं, हुँ, ना कि जो आवाज में या बड़े-बड़े शब्दों में हुँ। बोले जाते हैं। ये हम सभी जो सुधे नागरिक हैं वो देखते हैं। राइट। विधानसभा में, लोकसभा में क्या होता है वो हम सब देखते रहते हैं। हुँ, लेकिन जब कोई मुद्दा अच्छी तरह से पूरा अभ्यासपूर्ण तरीके से हुँ, मुद्दों के साथ और उसके सॉल्यूशंस के साथ रखा हुँ, जाता है, हुँ, तो वो सही में डिस्कस होता है और हुँ। वही सही मायने में सही है। राइट, नहीं राइट। तो सिर्फ आवाज उठा के कुछ नहीं होने वाला। यशोमती ताई ठाकुर जब आवाज उठाती है तो उनके शब्दों में दम भी रहता है। हुँ, उन्हें पता रहता है कि क्या उनको बोलना है, ना हुँ। कि कुछ हल्ला-गुल्ला करने के लिए या माहौल करने के लिए बोले। हुँ। बच्चू भाऊ कड़ू जब बोलते हैं तो उनके पास कामगारों के बहुत सारे प्रश्न उन्हें पता है, तो हुँ, वो फिर उतनी ताकत से ही बोलते हैं। तो हुँ, हर एक का अपना-अपना तरीका रहता है, कोई हुँ, बहुत ज़ोर से बोले, कोई हुँ, धीमी आवाज में बोले। आपने बहुत सारे अपने पुराने नेताओं के भी जो दिवंगत है, उनके भी बहुत सारे आपने संभाषण देखे होंगे। भारत रत्न स्वर्गवासी राजीव जी गांधी जी के आपने हुँ, निवेदन देखे होंगे। हुँ, परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के आपने निवेदन देखे हुँ, होंगे। उनमें कितना दम रहता था। हुँ। हालाँकि कहीं उसमें जोर-शोर नहीं रहता था, नहीं, लेकिन उसमें कंटेंट रहता था। पर तो पूरा संसद को बांध के रखने बाँध की के रखते ताकत थे, उनमें कोई थी। किसी के ऊपर चिल्लाने की भी यानी सुषमा स्वराज जी, राइट, हम राइट। देखते हैं कि कितने अच्छे से बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो अ, उसको अच्छे से रखे। हुँ, उस दिन हमारे नवोदित खासदार हुँ, अमर काळे जी ने जो किसानों का प्रश्न रखा था, हुँ, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने रखा। तो हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ से नहीं होगा, हुँ, उसमें अभ्यास और कंटेंट क्या है, उसके राइट। ऊपर ही वो प्रश्न में समाधान मिल सकता है। हुँ। सर अभी के तारीख में आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कौन-सा काम लैकिंग रह गया और जो हुआ वो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ थी? वर्धा सिटी के लिए अब मैं पर्टिकुलर आता लैकिंग तो मैंने आपको पहली बार ही हूँ। बता राइट, दिया, जो राइट। 5 हम किस्से हुँ, बताए हुँ, कि पानी का प्रश्न जो कभी हुँ, आज तक किसी ने सोचा नहीं हुँ। और किसी को उसका इम्पोर्टेंस लगा राइट। नहीं। रोजगार निर्मिति का सबसे बड़ा प्रश्न हमने हुँ, देखा है। सिविल हॉस्पिटल का जो प्रश्न जो अभी तक सॉल्व होना चाहिए था और हुँ, बहुत सिंपल था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने पास हुँ, है, हुँ, उसके लिए किसी ने हमने हुँ, गंभीरता से लिया ही नहीं। कुपोषण मुक्त वर्धा जिला के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हम सामाजिक माध्यम से कर रहे हैं और उसमें हम सक्सेसफुल हुए। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर शासकीय लेवल पे, अच्छी लेवल पे माना हुँ, हुँ, एड्रेस किया जाता था, तो हमारा वर्धा जिला कुछ ना कुछ प्रमाण में कुपोषण हुँ। मुक्त हो सकता था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो गट्टू का प्रश्न हमने लिया, हुँ, हुँ। ये भी अभी तक सॉल्व हो जाना दिया या ये तो नया बना हुआ प्रश्न है, ये हाँ, था ही नहीं। और जो आप बोल रहे हैं कि अभी जो हुए हैं उसके हाँ। बारे में, विकास काम हम देख रहे हैं, सभी हुँ, लोग बोलते हैं कि वर्धा में विकास काम हुए हैं। हुँ, लेकिन आप देखेंगे कि क्वालिटी का बहुत बड़ा प्रश्न है। हुँ। आज जो रोड अच्छे बने हैं उसमें की ऊपर से लेयर कहीं निकल पर जा रही है। निकल गई है। हुँ, आज अभी कैसा है कि बहुत किसी को क्रिटिसाइज़ करना अच्छा हुँ, नहीं, हुँ, हम सब लोग देख ही रहे हैं हुँ, कि जो हुआ है विकास शाश्वत होना चाहिए हुँ, और वो सर्वांगीण होना चाहिए। हुँ, विकास का केंद्र सिर्फ वर्धा नहीं होना चाहिए, हुँ, वर्धा के वोटर को भी एक ही वोट देना है हुँ, और हमारा एखादा आमगाँव है, कहीं गरमसूर है, हुँ, हमारे जो सालई है, छोटे-छोटे गाँव वर्धा हुँ, हुँ, 40% ऑफ पॉपुलेशन इज़ इन रूरल एरिया, उसको भी एक ही वोट है। हुँ, फिर ये क्योंकि वर्धा में पूरा विकास कॉन्संट्रेट होगा और हुँ, उन लोगों को सारी बेसिक सुविधाएँ भी नहीं है। हुँ, आज हुँ, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों को बेंचेस नहीं है। सरकारी स्कूलों में लाइट नहीं है, हुँ, पंखा नहीं है। हमारे 5 क्लास ब को पढ़ाने को 3 टीचर्स हैं। हुँ, तो मुझे हुँ, लगता है आज वर्धा शहर में प्रश्न अलग है, हुँ, ग्रामीण भाग में प्रश्न अलग है और वर्धा में ऐसा है कि ग्रामीण और वर्धा के बीच में एक ऐसा भाग है, हुँ, जो तो आता तो ग्रामीण में है लेकिन वर्धा शहर से जुड़ा है। हुँ, उनके बहुत सारे प्रश्न हैं, ओपन स्पेस के प्रश्न हैं। हुँ, आज ओपन स्पेस में पानी जमा है तो डेंगू आप वर्धा में आप देखो कि डेंगू ऑन द हाई अलर्ट है। हुँ, तो ये चीज़ें जब हम विकास करते हैं तो वो शाश्वत विकास होना चाहिए, हुँ, हुँ, कि वो सर्वांगीण हो। हुँ, जिले के आपके विधानसभा मतदार संघ के हर एक वोटर को उसका लाभ मिले, हुँ, हर एक एरिया को उसका लाभ मिले, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा हो कि उस सबको उसका फ़ायदा होना चाहिए, हुँ, ना कि जहाँ वोटर कॉन्सन्ट्रेटेड है वही हम करेंगे, हुँ, जहाँ वोटर कम है तो वहाँ कुछ नहीं होगा, हुँ, वहाँ हुँ, बेसिक सुविधाएँ भी नहीं है। राइट। तो ये एक चीज़ है लेकिन ये मैं अभी उस पद पे नहीं हूँ, हुँ, तो एक सामान्य नागरिक करके मैं इतना बोल सकता हूँ। राइट।
सर अगला क्वेश्चन का जवाब भी मुझे एक सामान्य नागरिक करके चाहिए। आई एम नॉट लुकिंग एट यू राइट नाउ कि आप एक पॉलिटिकल पर्सन हो, मैं देखता हूँ कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हो इस हिसाब से। सर जब महिला सुरक्षा का विषय आता है तो फिलहाल दो पॉइंट्स जो है वो बहुत चर्चा में है, दो बहुत दुर्दैवी घटनाएं हैं जो चर्चा में है। एक है कोलकाता की आरजी कार हॉस्पिटल की घटना, जहाँ पे बहुत ही निर्दयी तरीके से एक वर्किंग डॉक्टर का मतलब हम कह सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट करके फिर उनकी बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। और एक बदलापुर की घटना जो महाराष्ट्र में देखी जा रही है, जहाँ पे दो बच्चों के साथ एक घिनौना कर मतलब कृत्य हुआ। और सर जब हम इसको एक गवर्नमेंट, देखो सर एक दुर्दैवी घटना होना ये किसी के हाथ में नहीं होता, वो नहीं होनी चाहिए ये हम मानते हैं, पर घटी है। घटने के बाद एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अगर देखें तो कोलकाता में केस को दबा दिया जाना, मतलब वो जो एविडेंसेस है उसे पूरा नष्ट कर दिए जाना, एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही हम कह सकते हैं लाइक घिन आ जाए ऐसा कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स किया, बट उस लेवल का खराब नहीं था। पर जब एक सर जब हम देखते हैं कि जब लोग इसके बारे में बात करते हैं तो एक डिवाइडेड सोसाइटी मुझे दिखती है कि जब हम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़े हैं तो हम एक बहुत ही घिनौने घटना का जिक्र करना भी भूल जाते हैं, और हम बार बार उनकी जिक्र करते रहते हैं जो हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो। एक क्या सर मतलब इसके बारे में मैं आपसे एक्चुअल में कमेंट चाहूंगा। जो कलकत्ता का इंसिडेंस हुआ है हम्म। बहुत ही गंभीर और बहुत ही गंदा इंसिडेंस हुआ है, और उसके लिए वर्धा वासियों ने उससे बाहर जाके सर उस पे गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है उसे मतलब मुझे थोड़ा एड्रेस करना मैं वही बोला कि जरूरी उसके समझता हूँ। लिए हमने एक बहुत बड़ी रैली वर्धा शहर में निकाली थी। हम्म। हालांकि वो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मेंबर थी, हम्म। लेकिन ये कोई प्रश्न एक आधे डॉक्टर का नहीं है। ये राइट। चीजें आए दिन समाज में हो रही है और बहुत प्रमाण में बढ़ भी रही है। हम्म। ये चीजें होने के लिए दोनों लोग जिम्मेदार है। समाज करके एक मेल आइडियोलॉजी बहुत राइट। जिम्मेदार है, जो उसके लिए अपन एज अ हम्म। पार्ट ऑफ मेल, क्योंकि ये अत्याचार हम बार बार हम्म। फीमेल्स पे देखते हैं। एक प्रकार की विचित्र मेंटेलिटी है कि इन लोगों को ऐसा करने में आनंद मिलता है, एक जिनको हम सैडिज्म बोलते हैं। और दूसरा कि इसके पीछे और कुछ तो भी रहता है। जो कलकत्ता में इंसिडेंस हुआ है उसको जो उसके साथ किया गया, ये जो 3 लड़कों ने वो किया, मुझे लगता नहीं कि ये उन्होंने पहले बार किया होगा एज अ डॉक्टर। ओके। क्योंकि इतनी तरह से उसके ऊपर अत्याचार करना और उसको इतनी गंदी तरह से मारना, ये कोई फर्स्ट टाइम गुनहगार नहीं कर सकता, क्योंकि वो घबराता है, डरता है, कोई होने के बाद वहां से भाग भी जाता है। तो मुझे एक एज अ डॉक्टर मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि फोरेंसिक साइंस मैंने भी एमबीबीएस में पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा हो सकता है। दूसरी बार जो हम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी सुनी है, हमने तो कोई खुद ने उसमें ये नहीं किया, क्योंकि जो पद्धति से उसको किया गया, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको ऐसा बताया गया कि ऐसा करो, हालांकि आगे जाके ये साबित हो कि ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ये था, गुनहगार था, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ से छूट सके, ये भी उस प्रकार का हो वेरी सकता है। सीरियस थिंग। तो सबसे पहले एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें न हो, इसलिए समाज ने भी बी द चेंज यू वांट टू सी, जो महात्मा गांधी जी ने बोला है कि आपको जो समाज में चाहिए वो आप खुद में बदलाव लाइए। क्योंकि ये जो गुनाह किया है वो हमारे से एक मेल ने किया है, जो 3 मेल है हमारे ही बिरादरी के लोग हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग ही थे। तो ये ओवरऑल सोसाइटी में बदलाव आना चाहिए, ऐसी चीजें क्यों हो रही है। सर उसके परे जाके एक्चुअल मेरा जो क्वेश्चन इसमें और था कि उस पे जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, दैट्स रियली पैथेटिक। एंड व्हाट आई सी, section of society criticizes the Badlapur incidents and they forget about the Kolkata incidents. तो वही मैं बताने जा रहा था कि इसमें दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है, हम भी और गवर्नमेंट भी। जो हिसाब से वो कॉलेज में उसे दबाने की कोशिश की गई, पहले उसे आत्महत्या दिखाई गई, ये बहुत डिफिकल्ट और अनएक्सेप्टेबल है। को जलाने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, वो भी उन बच्चों ने वहां पे आंदोलन किया, वहां पे जो आंदोलन में वो फिर वो वैंडलिज्म हुआ, वो लोग आए, उन्होंने वो एविडेंसेस तोड़फाड़ की। इसका मतलब लोगों के मन से कानून का डर निकल गया है। एक पूरा मॉब आता है, वो पूरा हॉस्पिटल को पूरे एविडेंस मिटाता है और गवर्नमेंट का उस पे स्टांस समझ में ही नहीं आता।
यानी जहाँ पे गुनाह दाखिल होना चाहिए था उसके पहले सब हो गया और आप उसको गुनाह एक आत्महत्या करके दाखिल करते थे। तो 120% इज अपैथी ऑन द पार्ट ऑफ वहाँ का जो भी गवर्नमेंट है। ये कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्होंने वो सोचना चाहिए, अगर मेरी बेटी होती, मेरी बहन होती तो क्या मैं एक्सेप्ट करता? शायद वो एक सेंसिटिविटी मिसिंग नहीं है और लोगों के मन से कानून का डर निकल गया है वहां से, क्योंकि ये जो 3 बच्चे ये कर रहे थे उनको पता था कि कल भी कुछ भी हो जाए हम मैनेज कर सकते हैं। राइट। उसके सिवा ऐसा गुनाह कोई नहीं कर सकता। और वो भी स्टूडेंट्स थे, कोई सराइत गुनेगार नहीं थे। इसका मतलब दे वुड हैव डन सो मेनी सच अर्लियर आल्सो। उन्होंने ये सब गुनाह करने के बाद उससे छूटे हो गए तो ही वो इतना बड़ा गुनाह कर पाए। उसके बाद वहाँ के जो डीन है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन उसे सस्पेंड करके फिर रिजॉइनिंग देते हैं। इसका मतलब इट वाज ऑल वाज मैनेज्ड। और ये मैनेज होता है, ये पहले से ही होता होगा, उसके बाद ही इतना इजीली मैनेज हुआ। नहीं तो हमारे कहीं आप अगर ऐसा देखो, अगर कैसा होता है तो क्या इतना इजी है मैनेज होना? अनलेस एंड अदरवाइज बोल हाई प्रोफाइल लोग उसके साथ अटैच है, ऐसा नहीं हो सकता। होना ही है। और ये कोई फर्स्ट इंसिडेंस नहीं होगा, ये मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा, मल्टीपल टाइम मैनेज हुआ होगा। तो इट इज टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ वहाँ का गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस, तो वहाँ की तपास यंत्रणा, इनका टोटल फेलियर है। जब हम बदलापुर के इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, ये फीमेल जो सेक्सुअल बच्चों के साथ होता है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। अगर आप इसमें ये करो तो इट इज अ वेरी बैड टाइप ऑफ ऑफेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम। अगर मैं एक डॉक्टर करके बताऊं कि अगर ऐसा कोई मेरे पास आता है कि ऐसे ऐसे लैंगिक अत्याचार लड़की पे हुए हैं, लेकिन वो हमारे घर के थे और हमने मैनेज कर लिया, और मैं उस लड़की का अगर ट्रीट करता हूँ और अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता हूँ तो उसमें मैं भी गुनहगार रहता हूँ। और जो पॉक्सो है वो मुझे भी लगता है डॉक्टर करके। इतना कठिन ये उसके लिए शासन है और गुनाह भी उतना ही गंभीर है। लेकिन क्या है कि ये लोग उसको कितनी इफेक्टिवली आप लगाते हो, उसको उसके ऊपर उसकी गंभीरता निर्भर है। ये जब शासन ये जब कायदे बनाते हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना गंभीरता से होना चाहिए, तो ही लोगों के मन में उसमें उसके वजह से डर बैठेगा। अदरवाइज हमें बहुत डर लगता है क्योंकि हम बार बार पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या। कोई अगर एक आधे पास मेरे पेशेंट आए, एक आधी बच्ची आए, उसके प्राइवेट पार्ट्स में कोई खरोच दिखे तो बताते कि सर वो साइकिल से गिर गई थी, डंडा लग रहा था। तो मैं उनको पूछता हूँ कि कहीं आपको, तो वो कभी कभी मेरे से खपा होते हैं, सर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप, इतनी छोटी। नहीं, मतलब ऐसा होता है कि आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार रहता है, घर में कहीं काम करने वाला नौकर रहता है, ये भी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमें डर लगता है कि कल जाकर अगर ये पता चले और मैंने अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो मेरे तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी और मैं भी उसमें गुनहगार पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो गुने के बारे में मालूमात है। देख, आपको भी पता नहीं था ये चीज। ये जो कानून बने हैं इनकी लोगों में बहुत ज्यादा प्रमाण में बताना बहुत जरूरी है उसके बारे में, तो ही ये गुनाह करते वक्त लोग बहुत बार, 10 बार, 100 बार सोचेंगे। और जब भी होता है ये एक्शन तुरंत होनी चाहिए। क्या होता है जब एक गुनाह होता है फिर लोगों में कुछ तो भी एक आधा मोर्चा निकलता है, जो बदलापुर में हुआ, रेल रोक हुआ, और उसके बाद में फिर सब चीजें एक्टिवेट हुई। ऐसा क्यों होना चाहिए? जब आपके पास कायदा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप तुरंत करिए। ये सब चीजें स्कूलों को भी जरूरी है कि इन कायदे के बारे में 10 जगह पे आप पोस्टर लगाइए कि जहाँ पे लड़कियों के स्कूल है। और ये लड़कियों के लिए नहीं, ये चीजें लड़कों पे भी होती है। कुछ लोग जो सैडिस्ट होते हैं, सेम टाइप ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर दे डू विथ मेल आल्सो, बच्चों के साथ भी करते हैं, मेल चाइल्ड के साथ भी होती है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते भी है। तो ये, और क्या बच्चों को समझता नहीं है, उनको पता नहीं चलता है। तो उसके सबसे पहले मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाने से बार बार आनाकानी कर रहा है, स्कूल जाने के लिए रोता है, छोटी छोटी चीजों पे स्कूल में वापस ले जाने के लिए घर में जिद करता है, और अगर स्कूलों में कभी कभी उसकी कंप्लेंट ज्यादा आती है या सहमा सहमा रहता है, घर में आके जो बच्चा एकदम एक्टिव था उसके बिहेवियर में चेंज हो गया। कभी स्कूल में आप टीचर्स के साथ में जाओ, उसको पूछो टीचर की कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा। अगर टीचर के सामने बोलने को भी डरता है जो बच्चा अच्छा कॉन्फिडेंट था, तो उसमें भी आपने सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे बताते नहीं है। दे विल नेवर टेल यू कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उनको समझते ही नहीं क्या हो रहा है।
राइट उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। राइट लेकिन इसका फायदा लेके ये जो स्कूलों में ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं, वो कोई भी रह सकता है। मैं उसमें बता देना Right, चाहूंगा, right. हाँ, एनीवन इज सस्पेक्ट। that can be close relative यस or यस anyone. यस, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज सीन इन। आपको बड़ा दिक्कत होगा कि ये बहुत सारे चीज में बेटी और बाप में भी देखा गया है। ये बहुत So can we call them, मतलब हम कहते हैं सर सारे ह्यूमंस है, हाँ, पर सारे ह्यूमंस नहीं नहीं है। हालांकि प्रमाण कम है, लेकिन जो फीमेल सेक्सुअल असॉल्ट जो बच्चों के साथ होता है, उसमें फादर इज आल्सो वन ऑफ द कल्प्रिट मेनी ऑफ द टाइम्स। हर रियल ब्रदर इज आल्सो वन ऑफ द कल्प्रिट मेनी ऑफ द टाइम्स, एंड मेनी ऑफ द टाइम्स ग्रैंडफादर्स आर आल्सो लाइक दिस। अभी ये चीजें है कि अब समाज कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं डॉक्टर करके आपको बता सकता हूँ, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, घर के क्लोज रिलेटिव, अगर बच्ची आपकी एक हाथ किसी के साथ अकेली रहती है, तो ये भी चीजों में माओ ने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो स्कूल हो गए, और स्कूलों में बच्चों को बैड टच, गुड टच की भी हम शिक्षा देते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ टच कर रहा है जो पार्ट में नहीं करना चाहिए, हम बच्चों को सिखाते हैं, तो आप तुरंत अपने माँ बाप को या टीचर्स को बताओ। लेकिन अगर स्कूल में काम करने वाले के कर्मी अगर ऐसा काम करे, तो आप बता सकते हैं कि क्या। तो इन लोगों को कड़क शासन, तुरंत शिक्षा और एड अवेयरनेस ऑन मास लेवल, यही है। और शासन ने इसके लिए बहुत गंभीर रहने की आवश्यकता नहीं। तो अगर इन लोगों को शासन नहीं होगा, तो जो कलकत्ता में हुआ कि वो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलता रहा होगा, इसलिए वो छोटे मोटे गुनों को इसलिए इतना बड़ा गुना कर पाए। अगर इनको कड़क शासन नहीं होता है, इनको बार बार पब्लिसिटी नहीं दी जाती कि ऐसा होते हैं या ऐसा लोग कर रहे हैं, तो ये लोग फिर से ऐसी चीजें करेंगे और उसका और बहुत बड़े गुने में उसका परावर्तन। राइट, मतलब सर महिला सशक्तिकरण एक ऐसा, मतलब सशक्तिकरण कह सकते हैं, महिला सुरक्षा कह सकते हैं। देखा जाए तो दो अलग चीजें हैं, बराबर। पर हम देखते हैं कि ये मतलब आई विल गो इन द पास्ट, ऑलमोस्ट एक राजस्थान का शायद भौरी देवी केस आया था, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जब आवाज उठाई तो उनपे गैंगरेप किया गया उनके पति के सामने। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा बवाल तैयार हुआ। उसके 10-15 साल बाद निर्भया केस होती है, उसमें बहुत बड़ा बवाल तैयार होता है। अब आरजी कार हॉस्पिटल का एक केस तैयार होता है, फिर बड़ा। सर एक बस ये माइलस्टोन बन के रह जाते हैं, और 10-10 साल बीतने के बाद भी सिस्टम में कह सकते हैं, सोशल माइंडसेट में जो चेंज देखा जाता है, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है या जीरो के बराबर है। मतलब मैं बहुत छोटा इंसान हूँ इस पे कमेंट करने के लिए, या मतलब शायद मैं मेरा पर्सनल व्यू ज्यादा जोड़ रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं हम कभी-कभी। कोल्हापुर में घटना देखी गई, एक छोटी सी बच्ची जो उनके घर में ही उनके कोई दूर के मामा रह रहे थे, 3 महीने उनके साथ वो रहे, और उस बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार करने के बाद उसकी निर्घृण हत्या कर दी गई। तो लगता है कि पेरेंट्स ने ही थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है इन सब चीजों में। इसमें 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहले कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों को बैड टच गुड टच के बारे में बताना चाहिए। दूसरा कि हम अभी भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, हालांकि हम स्त्रियों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्टिल वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम मेल प्रीडोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, और हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भावना मेल्स में आई है। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मैं जो बोला कि बी द चेंज यू वांट टू सी, सिर्फ पॉडकास्ट में, यूट्यूब में भाषण देके और घोषणाबाजी देके नहीं होने वाला। मुझे जो चाहिए, मैं सही में वैसा हूँ क्या, ये हर एक आदमी ने अपना आत्म परीक्षण करना जरूरी है। पेरेंट्स ने बच्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी, बिकॉज दे आर द अर्ली डिटेक्टर। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट इज द कानून, कड़क कानून, उसकी कड़क व्यवस्था और इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन, और उसको जो भी कानून बनते हैं उसका वाइड पब्लिसिटी, लोगों के मन में डर रहे, होने के बाद भी लोगों को बताना चाहिए कि ये गुनेगार के साथ ये हुआ है, उसको ये शिक्षा मिली है। वही फिर आज देखिए कि कलकत्ता इंसिडेंट होके कितने दिन हो गए, उसके बाद में वहां के टीचर की ऐसी कैसी हिम्मत हो गई, उसको डर नहीं लगा होगा कि वहां पे इतना बड़ा होने के बाद मुझे भी ये हो सकता है। इसका मतलब वो भी बार बार कर रहा होगा। करेक्ट है। नहीं तो ये तो अभी तो पूरे इंडिया में उसके बारे में लोगों के मन में कितनी घृणा है कलकत्ता के इंसिडेंट्स के बारे में। क्या उन लोगों ने वो कलकत्ता का इंसिडेंट्स नहीं सुना होगा? क्या उन्होंने उसके उनके स्कूल में भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुआ होगा? हुआ ही होगा। राइट। तो उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा करने में हिम्मत रखते हैं, इसका मतलब वो बहुत दिनों से कर रहे हैं।
उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा होगा, या प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा होगा तो उनकी बातें अपने आप छुपी छुपी रही होगी, और अब जब पता चला तो अब अपने सामने आई है। राइट अगर ये चीजों को, जो भी चीजें निर्भया से लेके अभी तक जो भी चीजें हुए, उस वक्त कानून अगर सही कड़क किया जाता था, उसको वाइड पब्लिसिटी दी जाती थी, और बार बार कि ऐसा हो सकता है, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ये डर अगर लोगों के मन में पैदा किया जाता था, तो ये लोग ऐसे करने के लिए हिम्मत नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। राइट, वेरी ट्रू सर। मतलब बहुत वाइड विजन है आपका इस बारे में। थोड़ा सा सेंसिटिव मोड से फिर नॉर्मलाइज पे आते हैं सर, फिर थोड़ा वर्धा पे आते हैं। आपने सर बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, और आपके थ्रू एक बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट जनरेट हुई है। कैन यू हाईलाइट सम ऑफ दोस योर मोमेंट्स? सबसे पहले तो जो हमारा वैद्य जन जागृति मंच है, उसकी जो स्थापना हुई थी, वो कम्युनिकेबल डिसीजेस को हम कैसा कम कर सकते हैं, उसके लिए एक डॉक्टर का ग्रुप हमने बनाया था। तो आपको पता है कि सबसे पहले 2017 में अपने यहाँ डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप था, उस वक्त 50 डेथ हुई थी। और जब पता चला कि डेंगू को ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम प्रिवेंशन कर सकते हैं थ्रू पब्लिक अवेयरनेस, और उसके माध्यम से हम लोगों में जाते थे और लोगों में अवेयरनेस करते थे कि कैसा मच्छरों से बचाना है, मच्छरों की पैदाश कैसे रोकना है, खुद को कैसे बचाना है। और जो उस कम्युनिटी में पॉजिटिव चेंज आया, उसके बाद हमारे यहाँ पे डेंगू का प्रकोप कम हो गया, डेथ रेट भी कम हो गया था। तो एक चेंज जो कम्युनिटी एजुकेशन से हम कर सकते थे, और उसके साथ ही ये जो डॉक्टर का ग्रुप था, उसके बाद एक कॉमन लोग का ग्रुप बन गया, क्योंकि फिर लोग उसको जुड़ते गए। उसके बाद जो अपने यहाँ पे पानी का बहुत बड़ी दिक्कत थी, और उस वक्त मेरा हॉस्पिटल बंद करना पड़ा था, क्योंकि पानी नहीं था हॉस्पिटल में। और उसके बाद में पानी के मूवमेंट में मैं गया, कुछ प्रयोग मैंने खुद किए, और उसके जो मैंने प्रयोग करके जो सफलता पाई, मेरा वाटर लेवल बढ़ गया। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना लोगों के पास जाऊं, और लोगों ने भी मेरी वो आइडिया एक्सेप्ट कर ली। और जो भूजल मॉइस्ट सॉइल नाम का जो यूनिट है, जिसको अभी पेटेंट मिला है, वो हमने 2000 यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया बना लोगों को इंस्टॉल करके दिया। नो लॉस नो। वी मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर द सेम। सर का पेटेंट अप्रूव हुआ है। आई वांट टू रिपीट दिस फॉर द व्यूअर्स, जहाँ पे जल संवर्धन, भूजल मॉइस्ट सॉइल, भूजल मॉइस्ट सॉइल। सर आप इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर पाएंगे? एक ये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का फिल्टर है, उसके माध्यम से आप आपके छत का पानी कुएं में और बोर में डायरेक्टली डाल सकते हैं। डायरेक्टली इसलिए डालना है क्योंकि हम जब बोर से पानी निकालते हैं, वो पानी 400, 500, 600 साल पुराना है। इसलिए आप देखेंगे कि 1990 से, जब से बोर की क्रांति शुरू हुई, तब से वाटर लेवल नीचे जाना बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि बारिश तो हर साल आ रही है, 1000 मिलीमीटर रेनफॉल अपने एवरेज भी हर ईयर होता है, लेकिन वाटर लेवल क्यों नीचे जा रही है? क्योंकि वो पानी वहां तक पहुंचता ही नहीं, बरसात का। तो बरसात का पानी अगर वहां नहीं पहुंच सकता, तो उसको हम डायरेक्टली कैसा डाल सकते हैं? और डायरेक्ट रिचार्ज 100% रिचार्ज। अगर मेरा 1000 स्क्वायर फुट का अगर स्लैब है और 1000 मिलीमीटर अगर रेनफॉल हुआ, तो साल भर में 1 लाख लीटर पानी नेचुरली मैथमेटिक्स के हिसाब से तैयार होगा। और उसमें हम 10% इवेपोरेशन पकड़ते हैं कि वो चला गया, इवेपोरेट हो गया, उसको इवेपोरेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो 90,000 लीटर पानी हम डायरेक्टली हमारे कुएं में, बोर में डाल सकते हैं। उसके लिए हमने फिल्टर बनाया था। बारिश का पानी बहुत क्लीन रहता है, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट से ट्रैवल होके आता है, तो उसमें बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जाते हैं, जो हमारे गाड़ी के धुएं से, आजू बाजू के जो एयर में पोल्यूशन है, वो एब्जॉर्ब करके पानी नीचे आता है, गंदा होता है। तो उसको फिल्टर करने के लिए बनाया। उसमें फिर आपके छत पे कभी पंछी करते रहते हैं, तो वो यूनिट हमने बनाया, और वो क्रांति पूरे वर्धा जिले से लेके आज महाराष्ट्र ही नहीं, इंडिया में बहुत सारे इंस्टॉलेशन हुए हैं, और हम लोगों को वो नो लॉस नो प्रॉफिट में इंस्टॉल करके देते हैं। तो ऐसे आप पकड़ लो कि 2000 यूनिट अगर पकड़े, और एक यूनिट साल भर में 1,00,000 लीटर भी पानी जमीन में डालता है, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख लीटर पानी हम जमीन में डालने के लिए, ह्यूज सक्सेस। और अब हमने तो लोगों ने 2000 को एक यूनिट लगाया है, तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2 आल्सो। एक मूवमेंट जो थी वो रिकॉग्नाइज हुई है, और एक उसी लिए लोग हमारे सभी लोगों को जल योद्धा बोलते हैं। राइट। और तीसरा जो प्लांटेशन का मूवमेंट हमारे हनुमान टिकड़े पे हमने शुरू किया था, आपको पता है कि वहां पे एक भी पेड़ नहीं था। शुरू किया, आज 4-5 छोटे मोटे पौधे झाड़ दिखते थे। तो वहां पे वर्धा के सब लोगों से हमने मूवमेंट की, और आज वहां पे 25,000 प्लांटेशन पूरा ग्रीन हो चुका है वो। हाँ। और उसमें 14 मियावाकी फॉरेस्ट है। और वहां पे मेरा अकेले का काम नहीं है, मैं कभी जाता हूँ, नहीं भी जाता, लेकिन मूवमेंट शुरू हो गई, और समाज का हर लेवल का आदमी
कोई बच्चे हैं, बड़े हैं, टीचर है, रिटायर्ड है, सभी लोग, डॉक्टर्स है, इंजीनियर वहाँ आके श्रमदान देते हैं। वहाँ पे प्लांटेशन के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कम्युनिटी लेवल भी काम हुआ है, जो हमने आमिर खान के वाटर कप के माध्यम से पूरा वर्धा जिले में किया था। उसका भी एक मॉडल वहाँ बना है। वहीं वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना है, वहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो वर्धा के 14-15 ग्राम सभा को पानी सप्लाई करता है। उसका जो वेस्ट वाटर था वो आरवी रोड से रोज बहता था 3 से 4 लाख लीटर। वो हमने माननीय जिलाधिकारी थे वो तब, शैलेश जी नवाल, उनको ये आइडिया रखी और वो पानी हमने पूरा टेकड़ी की तरफ उसको मोड़ा और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी ने उसको अर्थ सहाय दिया और उसके माध्यम से एक 2 किलोमीटर की सीसीटी करके एक प्रकार होता है जिसको वाटर कंजर्वेशन में कॉमन कंट्रोल ट्रेंचिंग बोलते हैं। उसके माध्यम से वो पानी वहीं हमने टेकड़ी के अंदर उसको हार्वेस्ट किया है। उसी वजह से जो आपको दिखता है कि कारला वगैरह एरिया में जहाँ बूंद भर भी पानी नहीं लगता था 300-300 फीट पे, अभी वहाँ 100 फुट पे पानी। तो मैजिकल चेंज है। Yes, that was a magical change and it was a combined effort of society and government also. तो आपके एक इनिशिएटिव ने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि एक कुछ किलोमीटर्स के एरिया को मतलब पानी से लबालब कर दिया। राइट, ओके, दैट्स अ ग्रेट चेंज सर। मतलब वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। सर, आपका सोशल वर्क इसमें, और फिर आप एक डॉक्टर के तौर पे वैद्यकीय सेवा देखते हैं, आपने पानी के मतलब कंजर्वेशन में बहुत बड़ा काम किया है। अगर आपको चांस मिलता है टू मेक वन पॉलिसी, टू चेंज वन पॉलिसी, तो व्हाट इज दैट पॉलिसी यू वांट टू चेंज? मैं सबसे पहले शिक्षा पे मेरा फोकस रखूंगा। हाँ। और जो भी हमारे सरकारी स्कूल है उनको उस लेवल पर ले जाना है कि वहां से निकालने की लोगों की इच्छा न हो, क्योंकि बहुत गरीब पेरेंट्स है जो अपना एक एक पाई जमा करके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं कि वहां पे शिक्षा अच्छी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले, क्योंकि वो हमारा भविष्य है, तो सरकारी स्कूलों को कैसे अपलिफ्ट करें, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन, हम जो हमारे पास ऑलरेडी अच्छे टीचर्स वहाँ पे उनके माध्यम से कैसे दे जाए, और उसको ही थोड़ा सा आगे करता हूँ, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए हम सोचते हैं तो हमारे बच्चे और हमारे युवक, हमारे युवकों के लिए अच्छी रोजगार कैसे निर्मित करें, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। क्योंकि पानी और पर्यावरण में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और सोशल इन्वॉल्वमेंट की वजह से अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ऑलरेडी हमने सोसाइटी में लाए हुए हैं और वो दिख भी रहे हैं। राइट सर, थोड़ा सा रैपिड फायर में जाते हैं 1 to 1। हो सकता है आपके लिए फटाक से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, पर आई वांट टू नो द मूवी और ट्रेकिंग। Movie or trekking? Right. I don't like movie. Trekking is the obvious choice. फूड में वेज और नॉन वेज? वेज। ओके, मैं एक्चुअली पूछने वाला था, बट फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस अब मैं पूछ नहीं सकता सर, क्योंकि यू ऑलरेडी सेड दैट यू डोंट लाइक मूवीज। नहीं, एक्टर और एक्ट्रेस मेरे को अच्छा, उसमें चॉइस है। अमिताभ बच्चन इज माय मोस्ट फेवरेट एक्टर और माधुरी दीक्षित इज माय कॉलेज टाइम लव। अरे क्या बात है। होपफुली मैम शुड सी दिस। यस, शी आल्सो नोज दैट। ओके, सो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा और सर ने सारे क्वेश्चंस का, शायद डिफिकल्ट क्वेश्चंस का भी आंसर बहुत ही इजी तरीके से दिया। मतलब सर वक्ता बहुत अच्छे है पर इंसान भी बहुत अच्छे है, मैं ये पर्सनली जानता हूँ। तो अगर ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा और आप और कौन सी चीजें डॉक्टर पावड़े सर से जानना चाहते थे, आप एक कमेंट में जरूर लिख के भेजिए मुझे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे। Sir, thank you so much for coming on the show. Thank you very much for giving the opportunity.